हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज को देखो जारी रखते हैं और आज पढ़ते हैं हम मेंस एग्जाम 2019 का जो मेंस एग्जाम हुआ है आपका एसएससी सीजीएल का, उसमें आने वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि सीजीएल 2019 के अंदर मेंस के अंदर आपके टोटल 3 टोटल पेपर आपके हुए थे, 3 पेपर हुए थे और हर एक पेपर में आपको पता है 20 आपके क्या ग्रामेटिकल एरर्स या आपके जिसे स्पोर्टिंग एरर्स कहते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके एक पेपर के अंदर 20 आते हैं, तो टोटल आपके क्वेश्चंस कितने हो गए? 60 क्वेश्चंस है वो टोटल आपके बन गए थे। ठीक है ना, टोटल 60 क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में नहीं, दो पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे। तो उसका पहला हिस्सा जो है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। 30 क्वेश्चंस हम इसमें पढ़ते हैं, 30 क्वेश्चंस हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो आज की इस सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के आपके पेपर के अंदर। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, बानो फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। कितना आसान एक सरल सा आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है। इसमें यहां आपको सेंटेंस जिरंड और इन्फिनेटिव के पार्ट वर्ब से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि फिनिश जब वर्ड आप यूज करते हो तो फिनिश के बाद में कभी भी आप टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं, जबकि फिनिश का मतलब होता है कोई काम जारी है और चलते हुए काम को आपने वहां पर रोका है। तो कोई भी जारी काम को जब आप रोकते हो तो उस कंडीशन में आप जिरंड का इस्तेमाल करते हो। क्लियर है? तो स्टॉप, जैसे स्टॉप सिंगिंग, इसका मतलब गाते हुए को आपने रोका है, तो स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, फिनिश हो गया, बिजी हो गए, प्रीफर, ये जो वर्ड आपके होते हैं जनरली इनके साथ हम क्या करते हैं, जिरंड का इस्तेमाल है वो किया जाता है। प्रीफर में टू इन्फिनेटिव भी आता है और जिरंड का इस्तेमाल भी किया जाता है। डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस किस तरह का आप बनाते हो। तो यहां पर आपका सेंटेंस है क्या, भानु फिनिश्ड टू रीड, तो यहां आपको कहना पड़ेगा रीडिंग। फिनिश के बाद में आपको जिरंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि आपको यहां पर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस तरह इस वर्ड के साथ आपको जिरंड का इस्तेमाल है वो करना होगा। लेकिन ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ में जिरंड का इस्तेमाल होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करिएगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जहां पर जिरंड का इस्तेमाल होता है। वो पेज आपको मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर रखा है, वहां आप चेक कर लीजिएगा। यदि नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अपलोड कर दूंगा आपको। ठीक है ना? तो सेंटेंस आपका कौन से पार्ट में गलती है? भानु फिनिश्ड यहां एकदम करेक्ट है। इन जस्ट 2 days ये भी सही है आपका। क्या गलती है आपका आगे? सच अ थिक बुक ये भी करेक्ट है। यहां गलती आपके डी पार्ट में है कि टू रीड गलत है। टू रीड की जगह होना चाहिए क्या, रीडिंग। क्लियर है? तो यहाँ टू रीड की जगह आएगा रीडिंग। तो फिनिश जो वर्ड होता है वो किसी चलते हुए काम को रोकता है, इसलिए आपको फिनिश के साथ में जिरंड का इस्तेमाल है वो करना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके वर्ब टॉपिक से हैं, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, यहां जिरंड का इस्तेमाल है वो किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। क्वेश्चन काफी सरल पूछे थे 2019 के मेंस को देखें एज कंपेरेटिव यदि 2017 और 18 के पेपर्स को यदि हम देखते हैं तो 19 के पेपर्स काफी सरल थे। देखो, आई सेल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। यहां आपको पता होना चाहिए एक कंजंक्शन पेयर यदि हम बनाते हैं तो और या और नॉट का कंजंक्शन, जब भी आप और नॉट का इस्तेमाल करते हो तो कभी भी आप इफ का यूज नहीं करते। और या और नॉट का यूज किसके साथ होता है? वेदर के साथ होता है। तो आप वेदर और वेदर और नॉट का इस्तेमाल है वो करते हैं। तो आई सेल बाय दिस बुक वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है ना? तो यहां इफ की बजाय आपको वेदर कहना पड़ेगा, क्योंकि इफ के साथ कभी भी और या और नॉट का यूज नहीं होता, आपको वेदर का इस्तेमाल है वो करना होगा। क्लियर है? सेंटेंस आपका इसी तरीके से आएगा कि इस इफ दे रखा होगा और आगे आपको या तो और दे देगा या और नॉट, यस या नो वाली कंडीशन वाला सेंटेंस आपको देता है। तो ऐसी कंडीशन में इफ की बजाय आप वेदर का इस्तेमाल है वो कीजिएगा। ठीक है ना? तो क्या आएगा यहां पर? वेदर आता है। तो और या और नॉट दे रखा होता है, वेदर आता है। बहुत ही सरल एक आसान सा आपका कंजंक्शन टॉपिक से बना हुआ क्वेश्चन है। गलती आपके कौन से पार्ट में जा रही है? दिस बुक आपका करेक्ट है यहां पर, और नॉट आपका सही है। आई सेल बाय करेक्ट है। गलती आपके इसी में भी डी पार्ट में गलती है कि इफ की बजाय आपको यहां पर वेदर का इस्तेमाल है वो करना पड़ेगा। ठीक है ना? वेदर आएगा।
तो क्वेश्चन आपका स्पोर्टिंग एरर्स मींस आपके ग्रामेटिकल एरर से बना है कि यहां पर आपको वेदर का इस्तेमाल है वो करना होगा। कंजंक्शन टॉपिक से बना हुआ बहुत ही आसान एक सरल सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। ओके, चलिए, ये पेपर्स आपको सोल्व करना बहुत जरूरी है। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बहुत जरूरी है कि पिछले 10 साल में क्या पूछा है एसएससी ने, वो पूरे आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये क्लासेस में विशेषकर मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के, ऑफलाइन के जितने भी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं डेडिकेट करता हूँ, उनके लिए जरूरी है। क्योंकि क्या है कि हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमारे पास इतना समय नहीं होता कि सारे के सारे 10 साल के पेपर्स हम कंप्लीट कर पाए। तो आपके लिए ये सही है कि आप इन वीडियोस से इन क्वेश्चंस को आप इन्हें कंप्लीट करो। मैं वादा करता हूं कि 10 साल तक का मैं मैटर आपको यहां कवर करवा दूंगा। पिछले 10 साल में क्या पूछा है एसएससी ने वो हम कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आपका? सरल क्वेश्चंस बने हैं। आप यदि बेसिक स्ट्रिक्ट ग्रामर पे आप जाते हो, अपने ग्रामर यदि आप अच्छी तरीके से आप पढ़ते हो, आगे हम ग्रामर के टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको गहराई से पता चलेगा कि ग्रामर क्या होती है, किस तरीके से टॉपिक आपके हैं, वो बेस आपका तैयार होता है। क्लियर है ना? चलो देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका? माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न्ड टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। देखो क्या गलती है यहां पर, माई ग्रैंडमदर इज क्वाइट कंसर्न्ड। कंसर्न्ड के बाद में आप टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कंसर्न्ड के बाद अबाउट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बहुत सरल और सिंपल से आपके क्वेश्चंस है। यदि पहले कोई भी स्टूडेंट्स आप क्लासेस में रहे हो तो बहुत सरल हैं ये, हम बहुत नॉर्मल वे में डेली डिस्कस करने वाले सेंटेंसेस होते हैं आपके। तो कंसर्न्ड अबाउट, कंसर्न्ड यहाँ चिंतित करने के अर्थ में आता है। कंसर्न्ड के साथ अबाउट की बात करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव है कंसर्न्ड, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्वाइट लगा हुआ है, क्वाइट लगा हुआ इसका मतलब एडवर्ब लगा या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो आपने कह दिया कि माई मदर इज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट माई प्रोग्रेस एट स्कूल। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ कंसर्न के बाद में टू का इस्तेमाल नहीं, बल्कि गलती आप सेकंड पार्ट में जाएगी और आपको अबाउट माई प्रोग्रेस कहना पड़ेगा। कंसर्न्ड आपको पता होना चाहिए कि किसी वर्ड के पहले लगाते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, आप बाद में लिखते हो तो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। जैसे देखो, पास्ट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ये। जैसे मान लो आपने वर्ड यूज करा कि अ कंसर्न्ड, यदि आपने कह दिया अ कंसर्न्ड क्लर्क, एक आपने इस तरीके से यूज किया, और एक आपने कह दिया कि अ क्लर्क कंसर्न्ड, क्लर्क कंसर्न्ड। तो कंसर्न्ड को आप कहां लिखते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने क्लर्क, यहां पर नाउन है क्लर्क, और कंसर्न्ड आपने पहले लिखा है, तो पहले लिखोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा चिंतित, ये चिंतित के अर्थ में आएगा। आपने कह दिया कि अ कंसर्न्ड क्लर्क, इसका मतलब हो गया कि वो एक चिंतित बाबू हैं। वो क्या है? एक चिंतित बाबू हैं। ठीक है ना, तो आपने कह दिया क्या? अ कंसर्न्ड क्लर्क। ठीक है, तो कंसर्न क्लर्क। और यदि आपने कह दिया अ क्लर्क कंसर्न्ड, यदि कंसर्न्ड को आप में बाद में लिखते हो तो इसका मतलब होता है संबंधित, आपके काम से संबंधित जो बाबू हैं उसके बारे में बात कर रहे हो, तो संबंधित बाबू, इस अर्थ में आप कहना चाह रहे हो। ये चीजें हम एडजेक्टिव के टॉपिक में इनको हम पढ़ते हैं रेगुलर क्लासेस के अंदर इन चीजों को। तो कंसर्न क्लर्क और क्लर्क कंसर्न्ड, यदि पहले लगाते हो तो इसका मतलब चिंतित हो जाता है, और बाद में लगाते हो तो क्या है? संबंधित हो जाता है। 90% लोग स्पोकन इंग्लिश में इस चीज को गलत बोलते हैं। जनरली बोलते हैं कि वहां पर कि मैं वहां ऑफिस में गया था, मैं सचिवालय में गया था, लेकिन वो कंसर्न क्लर्क है वहां पर मौजूद नहीं था, या कंसर्न ऑफिसर वहां पर आया नहीं था, इसका मतलब वो चिंतित ऑफिसर है, वहां नहीं आया। अरे आप सचिवालय में गए हो अपने काम से लिए, इसका मतलब आपके काम के लिए गए हो, तो आपके काम से संबंधित जो ऑफिसर हैं, आपके काम से संबंधित जो बाबू हैं, वो वहां पर नहीं आया था। तो आपको कहना पड़ेगा द ऑफिसर कंसर्न वॉज एब्सेंट देयर। आपको इस तरीके से बोलना पड़ेगा, ना कि आप बोलोगे द कंसर्न ऑफिसर वॉज एब्सेंट देयर। आपको कहना पड़ेगा द ऑफिसर कंसर्न वॉज एब्सेंट देयर। इसका मतलब कि वहां पर जो संबंधित बाबू है, जो संबंधित ऑफिसर है, वो वहां पर उपस्थित आपका नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान देना कि आप कभी भी ऐसा नहीं बोलना है अ कंसर्न्ड क्लर्क, आपको बोलना है क्लर्क कंसर्न्ड। ठीक है ना, चलिए, तो कंसर्न मतलब संबंधित के अर्थ में। लेकिन यदि मान लो आपने इस तरीके से लिख दिया और आप इस तरीके से कह रहे हो कि वी आर कंसर्न्ड, वी आर कंसर्न्ड अबाउट, ठीक है ना, इस तरीके से आप वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन, इस तरीके से यदि आप बोलोगे तो यहां कंसर्न का मतलब चिंतित ही होगा। यहां कंसर्न का मतलब क्या होगा? चिंतित ही होगा।
ठीक है। तो वी आर कंसर्न अबाउट द सिचुएशन, ठीक है ना, हम उस स्थिति के प्रति बड़े ही क्या हैं, चिंतित हैं। इस तरह यदि आप प्रेडिकेटिवली यूज करते हो, वर्ब के बाद में जब आप एडजेक्टिव ऐसे इस्तेमाल करोगे तो ये प्रेडिकेटिव यूज होता है। दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, आपका नाउन के पहले लग के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, वर्ब के बाद में आकर के यूज कर रहा है एडजेक्टिव है, तो आपने कंसर्न कर दिया, तो इसका मतलब चिंतित ही होगा। और इसी फॉर्मेट को इस आपके क्वेश्चन में यूज किया है, इस क्वेश्चन में यूज किया है कि माय मदर इज क्वाइट कंसर्न्ड, तो आपको कहना पड़ेगा अबाउट। यहाँ कंसर्न का मतलब चिंतित के अर्थ में ही होगा, और आपने यहाँ क्वाइट यूज किया है, इसका मतलब आपने एडजेक्टिव की तरह ही इस्तेमाल किया है इस कंसर्न को, ये वर्ब नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत आसान सवाल है ये, ज्यादा इतना मुश्किल क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे गए, बहुत इजी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। चलिए, हाँ, 4 क्वेश्चन है आपका, देखो कि नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास दैट द वेब कनेक्शन वाज लॉस्ट। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि नो सूनर से जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए, इन्वर्जन होना चाहिए। आपने हैड कर दिया और हैड के आपने हेल्पिंग वर्ब पहले कर दी और सब्जेक्ट बाद में कर दिया, इसका मतलब आपने यहाँ इन्वर्जन कर रखा है। इन्वर्जन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नो सूनर के साथ में आपको देन का यूज करना होता है। और देन कौन सा, THAN या THEN, आपको THAN वाले देन का यूज करना है। THEN तो एक टाइमिंग होती है, नाउ का पास्ट होता है देन, किसी के साथ भी कंजंक्शन पेयर नहीं बनाता, तो आपको वहां पर देन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देन आप गलती कहां जा रही है, कौन से पार्ट में है, वॉज लॉस्ट। यहाँ पर पास्ट टेंस होना चाहिए, आपका पास्ट का परफेक्ट आ रहा है हैड स्टार्टेड, तो इधर पास्ट टेंस होना चाहिए, वॉज लॉस्ट यहाँ पर पास्ट टेंस हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वॉज लॉस्ट करेक्ट है। दैट द वेब कनेक्शन आपका यहाँ गलत जा रहा है, दैट की जगह होना चाहिए क्या होना चाहिए इसकी जगह, आपको देन कहना पड़ेगा। तो नो सूनर के साथ आपको देन का इस्तेमाल करना है। तो ध्यान रखना, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो आपको इन्वर्जन करना है, आपका पार्शियल इन्वर्जन होता है, यहाँ सब्जेक्ट से पहले आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। मेन वर्ब का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के बाद करोगे, ठीक है। और बाद में आपको यदि पास्ट का परफेक्ट है तो पास्ट का सिंपल टेंस आपका यहाँ रह ही रहा है, और आगे जो आपको है देन का इस्तेमाल करना होगा, THAN वाले देन का इस्तेमाल हम नो सूनर के बात करते हैं। एक कंजंक्शन टॉपिक से बना हुआ एक आसान सा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप 5 की ओर। हाँ, इन क्वेश्चंस को तो देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ऐसे काफ़ी इजी हैं, हल्का फुल्का थोड़ा अच्छी, मतलब हल्की फुल्की तो नहीं कह सकते, बहुत अच्छी खासी तैयारी यदि आप करते हो। बेसिक ग्रामर आपकी बहुत अच्छी, मेन बात तो बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाइज जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। बेसिस का टेंस का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। टेंस हो गए, नाउन के जो टॉपिक हैं, बेसिक जो टॉपिक्स हैं, बेसिक एंड जो वर्ब का आपका टॉपिक होता है वो बहुत मजबूत आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आप सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का कैसा भी क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी टॉपिक्स धीरे धीरे आपके आराम से कवर होते हैं, वोकैब धीरे धीरे स्ट्रांग होती है, तो फिर ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। चलो देखो क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है देखिए। हाँ, ही वॉज नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम टू हिज रीचर्स। देखो सेंटेंस में क्या कर रखा है आपने, एक टाइम वर्ड यूज करा। टाइम आपकी एक कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन है, और टाइम के साथ आपने मैनी लिख दिया, ठीक है ना। तो मैनी का इस्तेमाल आप किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो मैनी डिटरमिनेंट का यूज आप टाइम के साथ तो कर नहीं सकते ना, आपको यहां कहना पड़ेगा मच टाइम। मैनी टाइम की बजाय आपको कहना पड़ेगा मच टाइम। टाइम आपकी यहां पर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको कहना पड़ेगा मच टाइम। लेकिन हाँ, अ गुड टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। टाइम आपकी जरूर एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन आप अ गुड टाइम कह सकते हो, अ ग्रेट टाइम, वी हैड ए ग्रेट टाइम ओवर देयर, आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। टाइम अनकाउंटेबल नाउन होने की होते है, फिर भी आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हो तो आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। अ ग्रेट टाइम बहुत कॉमन वे में यूज किया जाता है, करेक्ट होता है, आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर आपको कहना पड़ेगा क्या, मच टाइम। तो ही वॉज नॉट एबल टू गिव मच टाइम टू हिज रिसर्च, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कहोगे, यहां सेंटेंस में कहां गलती है, मैनी टाइम की बजाय आपको कहना पड़ेगा मच टाइम। क्या कहोगे, मच टाइम, ओके। मच अनकाउंटेबल नाउन में इस्तेमाल होता ही है।
हिज रिसर्च, रिसर्च भी अनकाउंटेबल नाउन होती है, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल नाउन का रिसर्च का कोई क्वेश्चन आपका बन नहीं रहा है। रिसर्च भी अनकाउंटेबल नाउन, तो रिसर्च का भी रिसर्च इज आप कह नहीं सकते, अ पीस ऑफ रिसर्च कहना होता है जब हम सिंगुलर यूज करते हैं। तो एबल के साथ आप, एबल और अनेबल के साथ टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, एबल टू गो, अनेबल टू गो। एबल और अनेबल में आप टू इन्फिनेटिव लगाते हो, लेकिन कैपेबल आता है, कैपेबल में ऑफ लग जाता है और कैपेबल ऑफ डूइंग होता है, ठीक है ना। एबल और अनेबल में टू इन्फिनेटिव चलता है, और यदि आप कहते हो क्या कैपेबल, तो कैपेबल के साथ ऑफ आता है, और ऑफ आते ही क्या आएगा, कैपेबल ऑफ गिविंग हो जाता है, ठीक है ना। कैपेबल ऑफ कहोगे, ऑफ कहोगे तो आगे जिरन लेनी पड़ती है, प्रेपोजिशन अपने बाद जिरन ले लेगा, ठीक है ना। चलो, तो एबल और अनेबल में टू इन्फिनेटिव और कैपेबल में ऑफ आता है। जैसे मान लो आपने कह दिया एबल टू डू, आप इस तरीके से बोलोगे। आप अनेबल कहते हो तो अनेबल में भी टू इन्फिनेटिव आता है, अनेबल टू डू, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लो आपने इसकी जगह कैपेबल कह दिया तो कैपेबल के साथ ऑफ आएगा, और ऑफ कहते ही आप डू तो कह नहीं सकते, आपको जिरंड इस्तेमाल करनी पड़े, कैपेबल ऑफ डूइंग, ठीक है। तो एबल और अनेबल में टू इन्फिनेटिव चलता है और कैपेबल में ऑफ आता है, तो फिर आपको जिरंड इस्तेमाल करनी होती है, एबल, एबल टू डू, अनेबल टू डू। लेकिन आप या नॉट एबल टू डू, या आपने कह दिया कैपेबल ऑफ डूइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नाउन टॉपिक से बना हुआ क्वेश्चन था वो। क्रेज नाउन है यहाँ पर, फॉर अ थिंग दैट आर not easily available in our country is a common phenomenon। देखो, फिनोमेनन आपको पता है सिंगुलर नाउन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिनोमेना प्लूरल होता है, फिनोमेना प्लूरल होता है, फिनोमेनन सिंगुलर होता है, ठीक है। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। तो ये फिनोमेना प्लूरल होता है। फिनोमेनन तो सही है, अ कॉमन फिनोमेनन यहाँ पर करेक्ट कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया आपने कि क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर, देखो क्रेज फॉर थिंग, यहां तो प्रेपोजिशन आपने लगा दिया, तो प्रेपोजिशन वाला जो पार्ट होता है उसका तो वर्ब के ऊपर कभी कोई असर पड़ता नहीं, ये तो मॉडिफायर होते हैं, तो इस वाले का कभी भी वर्ब के ऊपर असर नहीं पड़ता। आप कभी भी ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और उसके पहले आपने नाउन क्या लिखी हुई है, क्रेज नाउन आपने लिखी है, तो क्रेज नाउन के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आपकी इस्तेमाल होगी। ध्यान रखना, जब आप कोई कंजंक्शन लगाते हो इस तरह दैट वगैरह, तो कंजंक्शन के पहले आने वाली नाउन के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब रहेगी। लेकिन यहाँ पर फॉर अ थिंग तो प्रेपोजिशन लगा चुके हो, तो इसके लिए तो वर्ब आएगी नहीं, ये तो एडिशनल पार्ट हो गया। तो वर्ब किसके लिए आएगी, क्रेज के लिए आएगी। तो यहाँ आर नॉट इजीली की जगह आपको कहना पड़ेगा इज नॉट इजीली। ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का पहला ही आपका रूल है, बेस रूल है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का, कि सेंटेंस कह रहा है कि क्रेज फॉर अ थिंग, किसी भी एक चीज के लिए क्रेजीपन होना, आपका क्रेजीनेस होना, तो क्रेज फॉर अ थिंग दैट इज नॉट इजीली अवेलेबल। तो यहां पर आपको आर की बजाय आपको क्या कहना पड़ेगा, इज कहना पड़ेगा। एक आसान सवाल है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट टॉपिक से बना हुआ आपका एक सिंपल सा आपका क्वेश्चन आपका बना हुआ है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाँ, बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। बिफोर टेक, आपको पता है बिफोर प्रेपोजिशन है, ये आफ्टर, बिफोर, स्टार्ट, स्टॉप वगैरह, माइंड, वर्थ वगैरह, इनके बाद आपको जिरंड ही इस्तेमाल करनी होती है। तो बिफोर टेक दिस मेडिसिन नहीं, आपको कहना पड़ेगा बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन, बिफोर एंटरिंग द हाउस, ठीक है ना, आफ्टर गोइंग देयर, ठीक है ना, बिफोर डांसिंग, बिफोर रनिंग, बिफोर वॉकिंग। तो बिफोर के बाद आपको यहाँ पर बेर इन्फिनेटिव नहीं बल्कि हमें जिरंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिफोर और आफ्टर अपने बाद में जिरंड का यूज करती हैं, ठीक है ना। जिरंड को आप बहुत अच्छी तरीके से याद करिएगा। जिरंड के क्वेश्चन है, इन्फिनेटिव के क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछते हैं, पार्टिसिपल वगैरह के क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक एंड वर्ब टॉपिक में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, मेंस का बैच में अभी लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। ओके, तो मेंस के बैच में हम पहला ही टॉपिक हम बेसिक एंड वर्ब को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, हाँ चलो 8th क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। हाँ,
When there were a strong wind, the pine trees made sad airy sounds। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, when there were a strong wind। आपको पता है कि देयर तो कभी भी अपने लिए वर्ब का यूज करता नहीं है। देयर के बाद आने वाली वर्ब अपने बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग विंड, और स्ट्रॉन्ग विंड कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो स्ट्रॉन्ग विंड के अकॉर्डिंग ही तो आपकी वर्ब आएगी। तो देयर वर की बजाय आपको देयर वॉज कहना पड़ेगा। तो व्हेन देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है ना। या स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव होने की वजह से विंड आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी आर्टिकल लग गया स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर देयर वर की बजाय देयर वॉज आपको कहना पड़ेगा। गलती कौन से पार्ट में जा रही है, यहाँ पर डी पार्ट में गलती है, वर की बजाय वॉज आएगा। आपको पता होना चाहिए कि देयर के बाद में आने वाली वर्ब अपने से बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। आगे आप सब्जेक्ट सिंगुलर लिखते हो तो वर्ब आपकी सिंगुलर आ जाएगी, आगे सब्जेक्ट आप प्लूरल लिखते हो तो वर्ब आपकी प्लूरल आ जाती है। देयर तो एडवर्ब होती है, उसके लिए तो वर्ब आने से रही। हियर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, या द फॉलोइंग से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो आगे आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जिससे मान लो आपने कह दिया सेंटेंस देयर अ बॉय, इस तरह आपने सेंटेंस कह दिया, और एक आपने कह दिया क्या, देयर, और आपने कह दिया यहां पर सम बॉयज। तो एक में आपने सिंगुलर कह दिया, एक में आपने प्लूरल कर दिया, तो ऑब्वियसली आपको क्या कहना पड़ेगा, देयर वॉज कहना पड़ेगा इसमें, और सम बॉयज है तो आपको वर कहना पड़ेगा। देयर तो एडवर्ब है, तो देयर के लिए देयर और हियर तो एडवर्ब होती है यहाँ, तो इसके लिए तो वर्ब आने से रही, तो जैसा उसके बाद में सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये देयर हो गया, हियर हो गया, द फॉलोइंग हो गया, इनके बाद में आने वाले सब्जेक्ट के लिए आप वर्ब का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ देयर के बाद स्ट्रॉन्ग विंड के लिए आपको वर्ब वॉज यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पर आप वर्ब का यूज है वो नहीं कर सकते। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन है आपके, देखो। हाँ, he gave such a long speech but everybody felt bored। यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है, देखो आप सेंटेंस कह रहे हो कि ही गैव सच अ लॉन्ग स्पीच। सच के बाद आपको पता है सच का इस्तेमाल करते कब है, जब कोई नाउन आती है तभी सच का इस्तेमाल करेंगे, और इसी नाउन के लिए हमने आर्टिकल लगा दिया क्या, सच। लेकिन सच के साथ कंजंक्शन पेयर कौन बनाता है, क्या सच के बाद में बट कंजंक्शन पेयर होता है, नहीं, सच के बाद या तो एज आता है या सच के बाद दैट आता है, ठीक है ना। आगे आपने एक फ्रेज लिखा है और क्लोज लिखा है पूरा, एवरीबडी फेल्ट बोर्ड, ठीक है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है बोर्ड तो आपका, तो पूरा क्लोज है आपका आगे, तो आपको दैट क्लोज बनाना पड़ेगा। तो सच के बाद में आप बट का यूज नहीं, सच दैट आपका कंजंक्शन पेयर होता है, सच दैट, ठीक है। ये आप कंजंक्शन टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ा रखा है, आप कंजंक्शन टॉपिक की क्लास में आप जरूर इसे चेक करिएगा। सच दैट और सच एज का रूल क्या है, उसको आप कंजंक्शन टॉपिक की क्लास 4th के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो कंजंक्शन टॉपिक काफी पूछा जाता है, और सारे सवाल लगभग आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कहीं ना कहीं, प्री और मेंस दोनों पेपर्स को यदि हम देखते हैं तो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ टॉलेस्ट मैन that I have ever seen walks in our call mine। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस में, अ टॉलेस्ट मैन। पहली बात तो आपने क्या कर दिया, सुपरलेटिव डिग्री लगा रखी है टॉलेस्ट मैन, सीधा सा सिंपल सा आर्टिकल का रूल बन जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा। तो अ टॉलेस्ट मैन की बजाय आपको कहना पड़ेगा द टॉलेस्ट मैन। और सुपरलेटिव डिग्री का एक नियम और भी ध्यान रखना कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट का इस्तेमाल होता है, बाकी WH वर्ड की बजाय आपको यहाँ दैट यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ विच या वोट का यूज नहीं, दैट यूज करते हैं जब कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो आपको यहाँ पर अ टॉलेस्ट की बजाय आपको कहना पड़ेगा क्या, द टॉलेस्ट मैन। क्या कहोगे, द टॉलेस्ट मैन। इसी तरीके से 9th नंबर जो क्वेश्चन था आपका, गलती आपके सेकंड पार्ट में थी, बट की बजाय आपको यहाँ पर दैट लिखना था, ठीक है ना। चलो इस तरीके से क्वेश्चन जो भी हैं आप देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
10 आपका सरल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, कॉमन रूल है आपका। और सुपरलेटिव डिग्री जनरली अपने बाद में दैट का यूज करती हैं, ना कि विच और आपके किसका वॉट का, ठीक है ना। आप दैट का यूज करते हैं जनरली। हाँ, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन, देखो ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास रिक्वायर, देखो ईच वन, आपको पता है ये जो भी वर्ड आपके होते हैं, ईच कहो चाहे ईच वन कहो, एवरी वन कहो, चाहे मान लो आइदर कहो, नाइदर कहो, नन कहो, वन कहो, इनके बाद आप नाउन तो खैर प्लूरल लगाते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ के बाद आर्टिकल लगे, आर्टिकल भी जरूरी होता है। नाउन आपने प्लूरल लिख दी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी जो वर्ब होगी वो वर्ब आपकी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो रिक्वायर की बजाय आपको एक सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी और रिक्वायर्स कहना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सरल सा डिटर्मिनर पार्ट का क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर ईच वन के लिए वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। तो ईच वन ऑफ आप कह रहे हो, ईच वन ऑफ कहो चाहे वन ऑफ कहो, आगे नाउन आप प्लूरल लिखोगे, नाउन तो प्लूरल है ठीक है चिल्ड्रन, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर कहनी पड़ेगी ना। तो रिक्वायर की बजाय आपको रिक्वायर्स कहना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। और रिक्वायर्स क्या कहोगे, रिक्वायर्स कहिए, ठीक है। आप ही साथ साथ क्वेश्चंस को करते जाइए। जो लोग वीडियो ये देख रहे हो, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, साथ साथ आपके कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो, ठीक है ना। मेरे आंसर बताने से पहले आपके दिमाग में कितने आंसर आ रहे हैं आप देखो। जैसे मान लो आपने 11 अभी क्वेश्चन पढ़े, तो 11 में से कितने आपके अभी तक सही हुए, तो वो आप जरूर आप कमेंट करके आप बताइए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपको लगता है कि ये कैसे हुआ, इसके पीछे कौन सा रूल काम कर रहा है या क्या कुछ है हर क्वेश्चन की ओर, तो आप कॉमेंट में आप ज़रूर लिखिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा क्या कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो, वहाँ आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। चलिए हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, अ लार्ज नंबर ऑफ, नंबर का यूज हमेशा प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। नंबर, न्यूमरस, ये जो वर्ड होते हैं ना, चाहे अ नंबर ऑफ कहो, चाहे द नंबर ऑफ कहो, चाहे अ लार्ज नंबर ऑफ कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आने वाली जो नाउन होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। तो आप यहाँ अ नंबर ऑफ वर्कर नहीं, आपको वर्कर्स कहना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको वर्कर्स कहना पड़ेगा। ठीक, गलती कौन से पार्ट में जा रही है, यहाँ पर डी पार्ट में गलती है कि यहाँ वर्कर की बजाय आपको वर्कर्स कहना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ का नियम यही है कि आप इसमें नाउन तो हमेशा प्लूरल रखनी पड़ती हैं, वर्ब जो होती हैं वो द नंबर ऑफ में सिंगुलर आती हैं और अ नंबर ऑफ में प्लूरल आती है, ठीक है ना। चाहे मान लो आप अ नंबर ऑफ की बात कर रहे हैं, यदि हम अ नंबर ऑफ की बात कर रहे हैं, चाहे आप द नंबर ऑफ की बात करें, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ के बाद में आने वाली नाउन जो होती हैं वो हमेशा प्लूरल आएगी। आप अ नंबर ऑफ कहोगे तब भी आपको वर्कर्स नाउन आपको प्लूरल कहनी पड़ेगी, और द नंबर ऑफ कहोगे तब भी आपको नाउन प्लूरल कहनी पड़ेगी। नंबर ऑफ का यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल के लिए आता नहीं है और ना सिंगुलर नाउन के लिए आता है। बस वर्ब का अंतर आ जाता है कि हम अ नंबर ऑफ कहते हैं तो वर्ब आपकी प्लूरल होती हैं, और यदि आप द नंबर ऑफ कहते हो तो वर्ब आपकी सिंगुलर होती है, ठीक है। चले, तो यहाँ द अ नंबर ऑफ वर्कर्स आपको वर्ब आर आएगी और द नंबर ऑफ वर्कर्स आपकी वर्ब क्या आएगी, इज आएगी, ठीक है ना। चलो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखो आगे क्या होगा। हाँ देखो नेक्स्ट तो क्या है इसमें कि अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, नहीं आपको वर्कर्स कहना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो हाँ, इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर, एवरी के साथ नाउन आपको सिंगुलर रखनी पड़ेगी, एवरी वर्कर, ठीक है, इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग देयर ऑन लंच। सेम वही प्रॉब्लम कर दी यहाँ पर कि स्टार्ट के बाद में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी,
ब्रिंग तो आपकी वर्ब की फर्स्ट वाली फॉर्म है, आपको स्टार्ट के साथ जिरंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्टार्ट ब्रिंग नहीं, आपको यहाँ कहना पड़ेगा स्टार्टेड, और ब्रिंग की आईएनजी वाली फॉर्म कहनी पड़ेगी। ब्रिंग की आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी होगी? ब्रिंगिंग। स्टार्ट ब्रिंगिंग कहना पड़ेगा, आपको यहाँ जिरंड कहना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट के बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो जिरंड आएगी। तो गलती कौन से पार्ट में? आपके फर्स्ट पार्ट में है। तो हैज स्टार्टेड, और आपको कहना पड़ेगा ब्रिंगिंग, ना कि ब्रिंग कहोगे। तो इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर ऑन लंच। ठीक है ना, जो भी वर्कर उस फैक्ट्री में थे इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर अपने घर से लंच लाना है वो शुरू कर दिया था उन्होंने। तो स्टार्ट ब्रिंगिंग, ब्रिंग प्लस आईएनजी फॉर्म जिरंड के रूप में। ब्रिंग तो फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो आपको फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म आपको यहाँ पे यूज करनी होगी। तो स्टार्टेड ब्रिंगिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। हाँ, शी हैज बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। बहुत एक सरल सा क्वेश्चन है आपका। ही हैज बीन वर्किंग, आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है, और फिर आप कह रहे हो कि विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट, वो आप कह रहे हो कि इस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर वो 2 साल से मेरे साथ काम कर रही हैं। तो आपको कहना पड़ेगा सेंटेंस में शी हैज़ बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्रॉम 2 years की बजाय आपको कहना पड़ेगा फॉर। सिंस और फॉर का एक सरल सा रूल है, आपके प्रपोजिशन का रूल है, टेंस टॉपिक के अंदर हम इन्हें पढ़ते हैं। तो आपको 2 की फोर की फ्रॉम की बजाय आपको 2 4 कहना पड़ेगा। ठीक है ना, सिंस और फॉर का रूल आप जानते ही हो। जब हम टाइम नेमिंग की बात करते हैं, समय का जब नाम देते हैं तो सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंस मॉर्निंग आप यूज़ करते हैं, सिंस 1980 आप यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुअरी। इस तरह यदि हम किसी नाम की बात करते हैं, टाइमिंग का नाम आता है तो सिंस आता है। लेकिन उसी टाइमिंग को काउंट करने की बात करते हैं, 2 years, 3 years, 5 months, 6 months। ठीक है ना, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर फॉर का यूज़ करना होता है। फ्रॉम जनरली वहाँ आता है जहाँ समय निश्चित नहीं होता है, जैसे फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ठीक है ना, आपने फ्रॉम चाइल्डहुड, इस तरह की चीज़ें आती है, उस कंडीशन में फ्रॉम का इस्तेमाल है वो किया जाता है। अन्यथा यहाँ आपको फॉर का यूज़ करना होगा। तो फॉर 2 years। ठीक है, बहुत एक सरल सा आपका क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 15। काफ़ी गलतियां करते हैं ऐसे क्वेश्चन, हमें लगता है बड़े सरल होते हैं, स्पोकन इंग्लिश में बहुत गलती करते हैं। सिंस और फॉर की गलतियां आप देखते हो, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, उनमें बातें भी, जो ऋतिक रोशन की एक ऐड चल रही है उसमें भी वो बोलते हैं सिंस 15 years। अरे सिंस 15 years कैसे होगा, आपको फॉर 15 years कहना पड़ेगा। तो बहुत सारी रैंडम वे में लोग गलतियां करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन, देखो कितना सरल क्वेश्चन है आपका, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है। द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज। आपको पता है द रीजन अपने आप में ही बिकॉज और दोनों का मतलब सेम होता है। तो द रीजन या द रीजन वाई से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है, तो आप बिकॉज का रिपीट नहीं कर सकते, बिकॉज की जगह आपको लगाना पड़ेगा दैट। क्या लगाओगे? दैट। तो रीजन और बिकॉज का मतलब सेम है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो आप दैट का यूज है वो नहीं कर सकते। एक यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, विजिट के बाद में यहाँ पर आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते जब उसे एज अ वर्ब या जिरंड की तरह यूज करते हैं। तो विजिट एज ए नाउन होता है तो टू जरूर लगता है। ठीक है, तो यह गलती कौन से पार्ट में जा रही है? कौन से पार्ट में? बिकॉज गलत है आपका, तो डी पार्ट में गलत है, बिकॉज की जगह आपको दैट कहना पड़ेगा। तो दैट, ओके चलो दें। तो द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज दैट। ठीक है ना, माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। ओके चलो, थोड़े आसान सवाल है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, पूछे नहीं गए, इतने ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं थे आपके मेंस के पेपर में। आप देखोगे तो बहुत सरल से क्वेश्चन, शायद अभी तक आप भी शायद नहीं अटके होंगे, अभी तक यदि मेरे साथ आप चल रहे हो तो शायद 15 में से 15 आपके भी सही हो रहे होंगे। चलो, जिसने वाकई पढ़ाई करी है, जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहा है, देखो अ कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस व्हेन 2 or more rivers meet। मीनिंग वर्ड का अर्थ ही बता रखा है सेंटेंस के अंदर कि कॉन्फ्लुएंस वो जगह होती है जहां पर
क्या होता है, दो या दो से ज्यादा नदियां हैं वो आपस में मिलती हैं, उसे एक संगम को क्या कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। तो कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस, वैन थोड़ी कहोगे, आपको वेयर कहना पड़ेगा, प्लेस के लिए आपको कंजंक्शन वेयर की जरूरत पड़ेगी। तो कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, तो यहाँ वैन की बजाय आपको वेयर कहना पड़ेगा, कंजंक्शन की प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे वेयर यूज करना पड़ेगा। कंजंक्शन टॉपिक काफी पूछा जा रहा है, बहुत पूछा जाता है कंजंक्शन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ टेंस तो खैर बेस है आपका टॉपिक, इंग्लिश की जड़ होती है, तो टेंस तो खैर आना ही चाहिए, बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंजंक्शन बहुत पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और प्रेपोजिशन तो रैंडमली क्वेश्चंस बनते ही हैं प्रेपोजिशन के, तो और ये विशेषकर नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिरंड, टू इन्फिनेटिव, ठीक है, पार्टिसिपल, इनके क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। देखो आई एम सॉरी, आई हैवंट लर्नड द पोइम एट हार्ट। एट हार्ट तो दिल पर लेना होता है, किसी चीज को आपने दिल पर ले लिया तो एट हार्ट होता है। अब वो कहना पड़ेगा क्या, बाई हार्ट। जब आप कोई चीज याद करते हैं, दिल से कोई चीज आप याद करते हो, तो पूर्ण रूप से दिल से कोई याद करना हो तो हमें बाई हार्ट कहना पड़ेगा। तो एट हार्ट की बजाय आपको कहना पड़ेगा बाई हार्ट। क्या कहोगे, बाई हार्ट। इसको हर्ट नहीं कहते, हार्ट कहते हैं भैया। हर्ट तो HURT वाला हर्ट होता है, हर्ट तो होता है चोट पहुंचाना, वो हार्ट को हर्ट किया जाता है, ठीक है ना, ये हार्ट है ना कि हर्ट कहते हैं इसको, हार्ट। तो बाई हार्ट, ठीक है। एट हार्ट होता है दिल पर लेना, कोई बात, आपकी बात किसी के दिल पर ले ली, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं एट हार्ट। तो आपको कहना पड़ेगा बाई हार्ट। तो आई एम सॉरी, आई हैवंट लर्न द पोइम बाई हार्ट। तो आपके दिल से मतलब पूर्ण रूप से याद करना, तो आपको कहना पड़ेगा बाई हार्ट। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन टॉपिक से बनने वाला क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है ना, क्या बनेगा, बाई हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन आपका, हाँ चलो नेक्स्ट देखो। कुछ स्टूडेंट जो मुझसे नए जुड़े हैं या नए नए लोग जो देखते हैं, हो सकता है मेरी टीचिंग स्टाइल आपको थोड़ी स्लो लग रही हो, जिनको स्लो लगती है वो थोड़ा तेज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, आप उसको थोड़ा तेज करके पढ़ लीजिएगा, जिन्हें थोड़ा स्लो लगे। धीरे धीरे आप भी यूज टू हो जाओगे, यदि आप पढ़ोगे तो चीज़ों को, ठीक है ना, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, चीज़ें पढ़ने में मिलेगी। मेरे से फाफू होता नहीं है, ऐसे हाँ हूँ फटाफट या जोर से बोलना चिल्लाना, ये मेरे से नहीं होता, ठीक है ना। तो शांत स्वभाव से अच्छे तरीके से जो चीज़ आपकी है कंटेंट, उसको आप पढ़िएगा। एग्जाम में आपकी चीज़ें क्या है, क्या हेल्प करती है, बेसिक चीज़ें वो आप तैयार करिएगा। ओके, लेवल बहुत बेसिक से बहुत एडवांस्ड रहेगा, ठीक है ना। अभी ये तो खैर पेपर सॉल्विंग है, हम क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें टॉपिक वाइज हम चलेंगे। तो क्या कहोगे, आई एम सॉरी आई हैवंट लर्न द पोइम बाई हार्ट, ठीक है ना। एट हार्ट की बजाय आपको कहना पड़ेगा बाई हार्ट, ठीक है। तो पूरी तरीके से याद करने के अर्थ में कहोगे। एट हार्ट कोई चीज आप दिल पे ले लेते हो, उस अर्थ में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। देखो, टू फ्लाई ओवर्स हैव बीन प्रपोज, हैव बीन प्रपोज कहोगे, हैव बीन प्रपोज्ड कहना पड़ेगा। बी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो प्रपोजिंग होगा या प्रपोज्ड होगा। अब फ्लाई ओवर तो किसी को प्रपोजिंग करने से रहा, ऑब्वियसली आपको फ्लाई ओवर को प्रपोज्ड करना पड़ेगा, मतलब पैसिव वॉइस आपको कहना पड़ेगा। तो प्रपोजल किसका दिया गया है, फ्लाई ओवर्स का दिया गया है, तो सेंटेंस मस्ट बी इन पैसिव वॉइस, तो प्रपोज्ड आएगा। क्या आएगा, प्रपोज्ड। तो क्या कहोगे सेंटेंस में, टू फ्लाई ओवर्स हैव बीन प्रपोज्ड, ठीक है ना, इन द न्यू प्लान टू क्या कहोगे, डिगॉन्स्ट एमजी रोड, ठीक है ना। ओके, तो कौन सा बनेगा इसमें, आपकी गलती कहाँ जा रही है, सेकंड पार्ट में जा रही है कि हैव बीन प्रपोज की बजाय हैव बीन प्रपोज्ड। सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है ना, प्रपोज्ड। पैसिव वॉइस की क्लासेस में अभी अपलोड करूंगा, आपका बेस आपको पैसिव वॉइस आना चाहिए। एक्टिव पैसिव से बनने वाले क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे और यूनिक होते हैं, उन्हें आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी वे में आप तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। जब सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, अफेक्टेड है, तो फ्लाई ओवर्स को ही तो हम प्रपोज करते हैं, लोग प्रपोजल देंगे ना। चलो, प्लान अपने बाद टू इन्फिनेटिव लेता है, ध्यान रखना, प्लान के बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव, प्लान हो गया, मैनेज हो गया, ये अपने बाद टू इन्फिनेटिव लेते हैं,
ठीक है ना, वी आर प्लानिंग टू गो देयर। तो प्लान कौन सा होगा, आगे होने वाली एक्टिविटी के लिए प्लान करते हैं, तो वो टू इन्फिनेटिव रहता है हमेशा प्लान के बाद। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। अब आपने सेंटेंस में कह दिया अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इन्वेस्टेड तो एक पोस्ट मॉडिफायर है, ठीक है, ये तो पोस्ट मॉडिफायर है, तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो किसके अनुसार आनी चाहिए, मनी के अनुसार आनी चाहिए। और मनी कैसी वर्ब है, नाउन है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन है मनी, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है। और लार्ज अमाउंट ऑफ भले लिखो, अमाउंट ऑफ के वर्ब अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है अमाउंट ऑफ, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए वर्ब प्लूरल नहीं, वर्ब सिंगुलर लगानी पड़ेगी। तो वर वेस्टेड की जगह वॉज वेस्टेड कहना पड़ेगा। ही इन्वेस्टेड तो पोस्ट मॉडिफायर है, यहाँ इसके लिए वर्ब का इस्तेमाल हम कभी नहीं करते हैं। उसके पहले आने वाले मनी के लिए आपको वर्ब लगानी पड़ेगी, वॉच वेस्टेड। तो क्या होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी तो करेक्ट है, ही इन्वेस्टेड भी करेक्ट है, यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा वॉज वेस्टेड। या आप ऐसे भी कह सकते थे अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दैट ही इन्वेस्टेड, तो दैट आप यहाँ लगा भी सकते थे, हटा भी सकते थे, दैट आप लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, ऑप्शनल कंजंक्शन होता है आपका। चलो देखो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। आपने कहा नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, नो वन हैज नहीं, नो वन हैज, हैव नहीं, हैज कहना पड़ेगा, नो वन हैज एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर, ठीक है ना। तो आप यहाँ हैव की बजाय हैज कहना पड़ेगा, तो हैज एवर विजिटेड। नो वन सिंगुलर होता है, ठीक है ना, ये जो आइदर, नाइदर, नन, वन, ठीक है ना, ईच, एवरी वगैरह ये सिंगुलर होते हैं, तो आपको वर्ब सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हैव एवर की बजाय आपको हैज एवर करना पड़ेगा। कितने आसान आसान सवाल पूछे हैं, इतने मुश्किल सवाल लग ही नहीं रहा कि मेंस के पेपर में ऐसे सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 19 के पेपर में काफ़ी सरल आपके क्वेश्चंस पूछे, पहले पेपर सरल बना देते हैं, बाद में नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है ना, पता नहीं क्या करते हैं। पेपर का लेवल ही ऐसा रखो ना ताकि उसकी ज़रूरत भी ना पड़े। खैर, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान होता है इन चीज़ों का। हाँ, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days। अब बाई 2 days तो हम कह नहीं सकते, आपको विद इन 2 days आपको कहना पड़ेगा, उस समय से पहले। तो क्या कहोगे, विद इन 2 days। तो आप कहोगे आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days, ठीक है ना, बहुत सरल है, विद इन कहना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि अभी तक आपने मेरे साथ अभी यहाँ तक अभी आप पढ़े हो तो आपको किसी क्वेश्चन में कोई तकलीफ हो रही होगी। बहुत आसान क्वेश्चनस हैं, बहुत इजी वे में आप इन्हें कंप्लीट कर पा रहे होंगे, बहुत इजी हैं, ठीक है ना। यदि ऐसे इजी क्वेश्चंस आपके 2020 वाले पेपर में भी आ जाए, बहुत बल्ले बल्ले हैं आपके, ठीक है ना। लेकिन पढ़ने वालों को थोड़ा ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसे व्यक्ति जो ये जानते हैं कि 185 या 190 प्लस लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनके लिए खतरा है यदि इतने सरल पेपर यदि आपको दे दें तो, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का एक ये है कि कॉम्प्रिहेंशन लेवल काफ़ी अच्छा देते हैं, तो क्लॉज टेस्ट पैसेज बिना प्रैक्टिस वाले वो नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ मार्क्स हैं थोड़े उनके पीछे रह जाते हैं वो, ठीक है। चलो देखो 22nd क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। कितना सरल क्वेश्चन दिया है। आपको पता है प्रेपोजिशन वाला पार्ट जो भी आप लिखते हो ना, इसका आप सब्जेक्ट में कंसीडर करें ही नहीं, ये तो आपका एडिशनल पार्ट होता है, मॉडिफायर होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर, तो इनका वर्ब के ऊपर कभी असर नहीं पड़ता है। इसके पहले क्या लिखा हुआ, प्रेपोजिशन से पहले क्या लिखा हुआ है, द वेन्यू लिखा हुआ है, और वेन्यू के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी। तो हैव नॉट की बजाय आपको हैज नॉट कहना पड़ेगा, हैज नॉट यट बीन फाइनलाइज्ड, ठीक है ना। हैव नॉट का यूज पहली वर्ब के बाद ही होता है, फिर एडवर्ब आपने लगा दी। यट जनरली नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव में स्टिल यूज होता है जनरली। तो द वेन्यू फॉर द वेडिंग या हैज नॉट क्या कहोगे, यट बीन फाइनलाइज्ड। सेंटेंस इन पैसिव वॉइस है आपका, ठीक है, जो वेन्यू को हम ही फाइनलाइज करेंगे, वो तो खुद तो फाइनलाइज होने से रहा, तो हैव की बजाय आपको हैज कहना पड़ेगा, हैज नॉट यट।
ठीक है ना। जनरली पॉजिटिव सेंटेंस में यट की बजाय सो फार का यूज करते हैं। स्टिल अलग सेंस में आता है, यट अलग सेंस में आता है। सो फार अब तक, उस अर्थ में सो फार यूज किया जाता है। खैर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23rd। देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। देखो पहली बात तो ये जो आपका क्वेश्चन आपका बना हुआ है ऑन सेलिंग, जो कन्विक्ट आप लिखते हो, कन्विक्ट के बाद कभी ऑन का इस्तेमाल नहीं, कन्विक्ट अपने बाद ऑफ लेता है। देखो देयर वॉज इनफ एविडेंस, एविडेंस आपकी अनकाउंटेबल है तो इनफ एविडेंस आप कह सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है वॉज में भी। लेकिन यहाँ पर कह दिया टू कन्विक्ट, कन्विक्ट हिम, फिर आपने कह दिया ऑन सेलिंग, तो ऑन नहीं ऑफ कहना पड़ेगा। कन्विक्ट अपने बाद में ऑफ लेगा, कन्विक्ट ऑफ, और ऑफ के बाद आपको कहना पड़ेगा सेलिंग, कन्विक्ट ऑफ सेलिंग। तो देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट, ठीक है ना, हिम ऑफ सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन, ठीक है ना। तो किसी को दोषी ठहराने के अर्थ में आप कहते हो, ठीक है ना। तो कन्विक्ट ऑफ सेलिंग, तो कन्विक्ट के बाद में ऑन नहीं, आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। प्रेपोजिशन से बना हुआ आपका क्वेश्चन है। एक यहाँ पे ये बात भी ध्यान दें, इधर इनफ के बाद टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल इसने किया है। इनफ अपने बाद टू इन्फिनेटिव का यूज करता है। इनफ के बाद, इनफ और टू के बाद टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल होते हैं, और सच और सो के बाद दैट क्लॉज चलता है। तो सच और सो के बाद दैट क्लॉज, और इनफ और इसके बाद टू के बाद आप टू इन्फिनेटिव लगाते हो। यहाँ ध्यान देना, एविडेंस एक नाउन है। एविडेंस क्या है? नाउन है। इसलिए इनफ का यूज नाउन के पहले हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि एडजेक्टिव और एडवर्ब होती है तो इनफ का यूज हमेशा उसके बाद होता है। आप कभी भी इस तरह इनफ गुड नहीं कह सकते, आपको गुड इनफ कहना पड़ता है। आप इनफ काइंड नहीं कह सकते, काइंड इनफ कहना पड़ता है। लेकिन नाउन के इनफ पहले भी आ सकता है, बाद में भी आता है। जनरली नाउन के पहले आप इस्तेमाल करते हो। तो इनफ मनी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। इवन इनफ एविडेंस कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफ नॉलेज कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफ टाइम कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सारे नाउन के साथ लगा रहे हो। लेकिन आप जैसे ही एडजेक्टिव यूज करते हो, आप एडवर्ब यूज करते हो, तो इनफ का यूज उनके बाद में करना होता है। जैसे यदि हम बात करें नाउन के बारे में, जैसे मान लो आपने मनी कह दिया, तो मनी एक नाउन है, ठीक है। इसकी जगह आपने शुगर कह दिया, तो शुगर भी आपकी एक नाउन हो गई। अब ये तो पहचान आपको होनी चाहिए कि कौन सी नाउन है, कौन सी वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सी एडवर्ब है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये नाउन हो गई, या आपकी क्या शुगर क्या है, आपकी नाउन है, ठीक है ना। जैसे आपने नॉलेज कह दिया। तो जब हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं तो आप इनफ का यूज पहले और बाद में दोनों तरफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब विशेषकर नाउन के पहले लगाते हैं तो वो सही हो जाता है। लेकिन यदि मान लो आपने जैसे स्मार्ट कह दिया, अब स्मार्ट तो एडजेक्टिव होता है, और अब यदि मान लो इसके पहले आपने एडजेक्टिव इनफ आपने यूज कर दिया और इनफ स्मार्ट आपने कह दिया, तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा। स्मार्ट या स्मार्टेस्ट, ठीक है ना, ऐसे कहोगे तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव के इनफ का यूज पहले नहीं, आपको एडजेक्टिव के इनफ का यूज बाद में करना पड़ता है, ठीक है ना। स्मार्ट इनफ ऐसे यूज करोगे। और दूसरी बात, इनफ से पहले आने वाला एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। आप कभी भी स्मार्टर इनफ नहीं कहते हैं, स्मार्ट इनफ कहना पड़ेगा। स्मार्टेस्ट इनफ नहीं, स्मार्ट इनफ। लेकिन आप कभी बेटर इनफ या बेस्ट इनफ नहीं कह सकते, आपको गुड इनफ कहना पड़ेगा। काइंडेस्ट इनफ नहीं, काइंड इनफ कहना पड़ता है, ठीक है ना। तो इनफ एडजेक्टिव के और एडवर्ब के बाद में इस्तेमाल होता है, और जो इनफ से पहले आने वाला एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है, वो कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में भी नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखना कि नाउन जब आती है तो आप इनफ पहले यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब के इनफ का यूज हम बाद में करते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देयर वाज इनफ एविडेंस, करेक्ट है। एविडेंस नाउन है आपकी, इनफ के बाद टू इन्फिनेटिव यूज होता है, टू के बाद टू इन्फिनेटिव यूज होता है। लेकिन यहाँ कन्विक्ट के बाद ऑफ आता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। प्रेपोजिशन से बनने वाला क्वेश्चन है आपका। ऑन सेलिंग के बजाय आपको ऑफ सेलिंग कहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखो, द मैन प्लेड द फ्लूएट and led all the mouse
आउट ऑफ द टाउन। एक नाउन के टॉपिक से बना हुआ एक सरल सा क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, द मैन प्लेड द फ्लूएट एंड लेड ऑल द माउस। माउस नहीं आएगा, माउस आपकी सिंगुलर वर्ड है, आपको प्लूरल कहना पड़ेगा माइस। ठीक है, यहाँ नाउन की प्रॉब्लम है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑल कह रहा है, तो ऑल का मतलब क्या हुआ, संख्या में एक से ज्यादा है, दो या मतलब ऑल का मतलब ये होगा कि 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए, 2 में ऑल नहीं आ सकता। ठीक है ना, 3 या 3 से ज्यादा होगा। और 2 के लिए तो फिर बोथ लगा देते हैं, 2 नहीं है तो फिर नाइदर लगाते हैं। ठीक है ना, आइदर लगाते हैं, वो जरूर काम आते हैं। तो 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए। तो माउस तो सिंगुलर हो गया, आपको माइस कहना पड़ेगा। क्या कहोगे, माइस आप यूज करोगे। ठीक है, चलिए, तो प्लूरल नाउन आपको यूज करनी पड़ेगी। तो माउस की बजाय ऑल द माइस, क्या कहोगे, ऑल द माइस कहना पड़ेगा। तो कुछ इजी क्वेश्चन भी बने, कुछ क्या सारे लगभग तो इजी ही पूछे हैं, लेकिन ये ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जनरली पकड़ में नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा पकड़ने में आने में थोड़ा मुश्किल था, इतना आसान अभी हम सोल्व कर रहे हैं। तो बताने के बाद आपको काफ़ी सरल लगा, लेकिन ये क्वेश्चन को जब हम नहीं पढ़ रखा होता है ऐसा, तो ये आसानी ये पकड़ में आते नहीं है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है ना, आर्टिकल के इस तरह के नाउन के क्वेश्चन हैं, आसान है। वैसे तो खैर ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है, लेकिन जिसको पता ही नहीं हो माउस का प्लूरल माइस होता है तो वहाँ गलती कर बैठेगा। हाँ, ही loses his tempers on the slightest provocation। बहुत नॉर्मल है, टेम्पर अनकाउंटेबल नाउन है, टेम्पर्स कैसे कहोगे। ठीक है, टेम्पर कहना, हिज टेम्पर, क्या कहोगे, हिज टेम्पर। टेम्पर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो टेम्पर का टेम्पर्स नहीं होगा, नाउन के टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन है आपके। तो कहोगे ही लॉसेस हिज टेम्पर, ठीक है, ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। तो यहां पर कहना पड़ेगा टेम्पर, ना कि टेम्पर्स, एक अनकाउंटेबल नाउन है, टेम्पर्स यूज नहीं होगा। नाउन से बनने वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, टेम्पर, दोनों ही नाउन से बने हुए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। देखो, द थ्री ऑफ देम shouted out of each another। देखो, अब 3 ऑफ देम, पहली बात तो 3 की बात कर रहा है, तो 2 के लिए तो ईच अदर आता है, और 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर आता है। ठीक है ना, तो यहां पर ईच अनदर तो कह नहीं सकते, आपको वन अनदर कहना पड़ेगा, और आउट टू नहीं, आउट ऑफ कहना पड़ेगा। ठीक है ना, और ईच अनदर की बजाय आपको दो, देखो ईच अदर होता है 2 के लिए, तो आप यहां ईच अदर तो कह नहीं सकते, आप ईच अदर तो कहोगे नहीं, आपको कहना पड़ेगा वन अनदर। क्या कहना पड़ेगा, वन अनदर। ठीक है ना, और आउट टू नहीं, आउट ऑफ कहना पड़ेगा, आउट ऑफ वन अनदर। क्या कहोगे, आउट ऑफ वन अनदर। जब संख्या में 2 होते हैं, जब संख्या में 2 होते हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप कहते हो, आप यहां सेंटेंस कह रहे हो कि द थ्री ऑफ देम साउटेड आउट, आउट ऑफ नहीं, यहाँ आउट ऑफ ऑर्डर वगैरह, आउट के साथ ऑफ का इस्तेमाल तब होता है जब हम कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है ना, आउट ऑफ स्टॉक, उस कंडीशन में आउट ऑफ। यहाँ साउटेड एट होना चाहिए, साउटेड एट ईच अदर, वन अदर होना चाहिए, साउटेड एट आना चाहिए, साउटेड एट वन अदर, साउटेड एट होना चाहिए। ऑफ की बजाय भी एट आपको यूज करना होगा। आउट ऑफ उस कंडीशन में यूज करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है ना, तो आउट ऑफ की बजाय यहां यूज करो आप साउटेड एट, सीधा साउटेड एट वन अनदर, ऐसे यूज करो, साउटेड एट वन अनदर, ये आएगा आपके सेंट, करेक्ट आंसर ये रहेगा, साउटेड एट वन अनदर। द थ्री ऑफ देम साउटेड एट वन अनदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। स्टार्ट के बाद जिरंड आती है, स्टार्टेड मूविंग आपने यूज कर ही लिया। ठीक है, तो यहाँ गलती कौन से पार्ट में, बी पार्ट में गलती है। तो साउटेड आउट टू की जगह साउटेड एट होगा, और यहां पर ईच अनदर की जगह वन अनदर होगा। तो 2 के लिए ईच अदर, और 2 से ज्यादा है तो वन अनदर यूज होगा, क्योंकि यहां पर 3 ऑफ देम ये कह रहा है सेंटेंस में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। जोया won the first prize in the race unless she stumbled and
फेल। सेंटेंस के अर्थ को समझिए, यहाँ सेंटेंस की मीनिंग में क्या कहना चाह रहा है। जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज, आपके जोया को पहला प्राइज मिला। इसमें रेस में जोया ने पहला प्राइज जीता, जबकि वो क्या हो गई थी, अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। इस अनलेस का मतलब है कि यदि नहीं, यदि वो गिरती नहीं और यदि वो क्या लड़खड़ाती नहीं। स्टम्बल्ड लड़खड़ाना होता है, लड़खड़ाना। आप यदि वो लड़खड़ा कर गिरती नहीं, यदि वो लड़खड़ा कर गिरती, लड़खड़ाती नहीं या गिरती नहीं, आप ये समझ लो स्टम्बल्ड एंड फेल का मतलब लड़खड़ा करके गिरना। तो यदि वो लड़खड़ा करके गिरती नहीं तो उसको पहला प्राइज है वो मिल जाता। तो यहाँ तो ये सेंटेंस में ये तो अनलेस आप कह रहे हो तो ये तो आपका सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो आपने तो ये कह रहे हो कि जोया तो पहला प्राइज जीत गई। अब जोया पहला प्राइज जीत गई, आपको कहना पड़े यद्यपि। यहाँ सेंटेंस में यद्यपि आना चाहिए, आपको यह कहना पड़ेगा कि जोया पहला प्राइज जीत गई यद्यपि वो लड़खड़ा के गिर गई थी। तो लड़खड़ के गिरने के बावजूद भी उसको पहला प्राइज मिल गया था। तो यहाँ जो कंजंक्शन आप लगा रहे हो अनलेस, ये आपका अनावश्यक है। तो अनलेस की बजाय आपको यहाँ पर क्या कहना पड़ेगा, अल्दो कहना पड़ेगा। अब अल्दो या दो का इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हो। अल्दो सी स्टम्बल्ड, ठीक है ना, और फेल, तो आपको अल्दो कहना पड़ेगा, कंजंक्शन सेंटेंस है। तो जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अल्दो सी स्टम्बल्ड एंड फेल। आप पहले को यद्यपि वो लड़खड़ा करके गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने, जोया ने पहला प्राइज है वो ले लिया था। तो यहाँ अनलेस है जो आपने गलत लिखा हुआ है, अनलेस की बजाय आपको अल्दो का यूज करना पड़ेगा। ये कंजंक्शन से बना हुआ आपका सेंटेंस है, टॉपिक है कंजंक्शन, ठीक है ना, कंजंक्शन टॉपिक से बना हुआ आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको सेंटेंस की मीनिंग को देखना होगा कि सेंटेंस में जो इस एक्शन का रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट उसके विपरीत जा रहा है, आपको यहाँ अल्दो कहना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कॉप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। कॉप के बाद अप वैसे भी नहीं आता, तो अप इसमें है नहीं, कॉप विद तो करेक्ट लिख दिया इसने, सामना करना किसी परिस्थिति का। तो यहाँ सेंटेंस के बीच में क्या कर दिया, WH वर्ड का रखा है। आपको नियम पता होना चाहिए कि जब सेंटेंस के बीच में कभी भी WH वर्ड आता है तो आप इन्वर्जन नहीं कर सकते। जब सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड आता है तो आप इन्वर्जन नहीं कर सकते। तो वी मस्ट प्लान, अब आपको कहना पड़ेगा हाउ, और हाउ के बाद इन्वर्जन को हटाओ, हाउ और कैन वी की बजाय वी कैन कहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वी मस्ट प्लान हाउ वी कैन कॉप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। गलती आपके फर्स्ट पार्ट में जा रही है, हाउ कैन वी की बजाय आपको हाउ सब्जेक्ट पहले और वर्ब को बाद में करना पड़ेगा, सब्जेक्ट और वर्ब। यदि किसी, सिंपल सा नियम है कि यदि किसी सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड आता है तो वो कंजंक्शन का काम करता है, और ऐसे कंजंक्शन के बाद हम इन्वर्जन नहीं कर सकते, तो आपको इन्वर्जन हटाना ही पड़ेगा। तो आपको सब्जेक्ट पहले लिखोगे और वर्ब आप बाद में कहोगे। तो हाउ वी कैन, ठीक है ना, हाउ आएगा उसके बाद वी कह दोगे और फिर आप कैन लगा दोगे, हाउ वी कैन। आप सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में करेंगे आप। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्डिंग आर राइट्स एंड प्रोटेक्ट अस। टू के बाद सीधी आईएनजी फॉर्म जिरंड के रूप पर आती है। यहाँ तो कोई जिरंड का कोई सेंस ही नहीं है, तो यहाँ सेफ गार्डिंग क्यों कह रहे हो, सीधी वर्ब यूज करो ना, सेफ गार्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। टू के बाद आप किस क्या यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू सेफ गार्ड, ना कि टू सेफ गार्डिंग, ठीक है ना। टू के साथ आईएनजी वाली फॉर्म एज ए जिरंड की तौर पर जरूर आती है, वो यूज टू वगैरह के बाद में आती है। जैसे आपने कह दिया आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है ना, उस कंडीशन में जरूर आप आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। ही इज एडिक्टेड टू टेकिंग ड्रग्स, तो उसमें आप जरूर ही इज एडिक्टेड टू, उसमें आप आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं जिरंड के तौर पर। कब कब लगती है वो पढ़ेंगे हम आगे टॉपिक में, ठीक है ना। तो लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्ड, ना कि सेफ गार्डिंग, ठीक है ना, आर राइट्स एंड प्रोटेक्ट अस। यहाँ गलती किस पार्ट में जा रही है, पहले पार्ट में है। यहाँ सेफ गार्डिंग की बजाय आपको सेफ गार्ड कहना पड़ेगा, टू सेफ गार्ड। तो लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्ड, ना कि सेफ गार्डिंग। ओके, क्लियर है, बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है।
although this is a narrowest street, many large trucks can enter it. आप narrowest क्यों कहोगे? सीधी आप सुपरलेटिव डिग्री किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो? यहाँ सीधी कह दो ना, a narrow street. Although this is a narrow street, ना कि narrowest street. क्या कह दोगे यहाँ पर? नैरो. सुपरलेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी और आप कहोगे although this is a narrow street, many large trucks can enter it. ठीक है ना, आपके यद्यपि यह एक बहुत संकड़ी आपकी गली है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं वो इसमें एंटर कर सकते हैं. तो although this is a narrow street, many large trucks can enter it. ठीक है, तो although this is ठीक है, many large trucks भी आपका ठीक है. a narrowest street की बजाय आपको a narrow street कहना पड़ेगा, ना कि narrowest. आप narrowest कहोगे तो फिर आपको आर्टिकल द की जरूरत पड़ती है और फिर आगे दैट क्लोज लगा के सेंटेंस उस तरीके से बनाना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ करेक्ट है आपका. तो although this is a narrow street, many large trucks can enter it. क्लियर है? ओके. तो टोटल आपके अभी 30 क्वेश्चंस आपके हुए हैं. 30 क्वेश्चंस हुए हैं. टोटल आपके क्वेश्चंस बने थे, 60 क्वेश्चंस आए थे आपके. टोटल आपके 3 पेपर हुए थे, एक में 20 आपके क्वेश्चंस आए थे. तो टोटल मिला के 60 क्वेश्चंस थे. तो पहले पार्ट में हमने 30 पढ़े. ठीक है ना. अगले जो 30 क्वेश्चंस है वो आपके नेक्स्ट जो क्लास आपकी रहेगी पार्ट 2 के अंदर. ठीक है ना, उसमें 30 और 30 हम कंप्लीट कर लेंगे. टोटल आपके 60 क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे. क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही. फॉर टुडे. ठीक है ना, मिलते हैं अगली क्लास में. इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी. ठीक है ना. ओके, तब तक के लिए बाय बाय.